हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है ये स्विफ्ट का ECM रिपेयर होने। तो कस्टमर से बात की हमने, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने हमें कुछ जो हमें मालूम पड़े इसमें प्रॉब्लम है ऐसा कुछ बताया नहीं, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। वैसे देखिए तो होता ये है कि जब ECU में कोई खराबी आए या तो कोई सेंसर में खराबी आए तो हम पहले स्कैनर लगाते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। पर ये ECU तो ऐसे ही खोल के हमारे पास आया है और बता रहे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और उसने खोल के ऐसे ही हमारे पास भेज दिया। अब परेशानी इस बात की है कि हमें ये टेबल पे चेक करना है कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम भी ये सोच में पड़े कि इसको चेक कैसे करें। वैसे देखा जाए तो मार्केट में इसको टेस्ट करने के, ऑन टेबल टेस्ट करने के मशीन अवेलेबल होने लगे अभी, पर वो काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। पर हमारे पास ये मशीन नहीं है, तो हम इसको चेक कैसे करें वो आज देखेंगे। पहले हमें ये पता करना है कि इसमें आखिर प्रॉब्लम है या नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, हो ही जाता है। अगर प्रॉब्लम नहीं निकली तो फिर हमें इसको वापस भेज देना पड़ेगा, और गाड़ी में जो सेंसर की प्रॉब्लम होती है, वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सब स्कैनर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम चेक करते हैं, इसको मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसको चेक करने का तरीका होता है कैसे उसको चेक किया जाए। या तो हमारे पास पिन आउट्स होने चाहिए, या तो हमारे पास इसके जो केबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये केबल है कैन बॉक्स पे लगा हुआ। कैन बॉक्स पे लगा के हम इसको मेन रिले ऑपरेट कर सकते हैं। चेक लाइट तो नहीं चेक कर सकते, क्योंकि कैन बॉक्स बना है सिर्फ की प्रोग्राम के लिए, और काफ़ी सारे फंक्शन हमें मैन्युअली चेक करने पड़ते हैं। अगर हमारे पास ये कैन बॉक्स का केबल है और हम स्क्रैप मार्केट से ऐसा सॉकेट ले लें और इसको मैन्युअली हम काम करने में लगा दें, तो भी हमारा काम हो सकता है। जैसे कि ये बनाया हुआ केबल है, इसको हम लगा दें तो भी हमारा काम हो सकता है। और दूसरा हमने एक केबल बनाया है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ चेक ही करना है इसमें प्रॉब्लम है या नहीं ये ECU में। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसकी जो पावर सप्लाई है वो हमको देनी पड़ेगी, इनपुट्स देने पड़ेंगे, तभी हम मालूम कर पाएंगे कि इसमें ये ECU ऑपरेट होता है या नहीं होता। हम इसको कैन बॉक्स में लगाते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये स्विफ्ट 2007-8 का है, पुराने मॉडल का ये ECM है। और काफ़ी सारी स्विफ्टों में जहाँ तक 15-16 के आसपास तक तो ये ECU डीजल गाड़ियों में लगता ही है। काफ़ी सारी गाड़ियों में डीजल में तो परमानेंट यही लगता है। और जैसे कि ये हमारे पास लीनिया है, पुंटो है, ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियों में भी ये मैग्नेट मरेली का ECU हार्डवेयर ये लगता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी देता है, कभी ख़राब नहीं होता। ज़्यादातर ये ECU वाटर डैमेज की वजह से ही ख़राब होते हैं, पानी घुस जाता है इसलिए ही ख़राब होते हैं। और मैंने मार्क किया है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ये नीचे की लाइन में, जहाँ इंजेक्टर की सप्लाई होती है, और वही प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। और ये जो पुंटो है, लीनिया है, उसमें तो कभी ये मैग्नेट मरियोली वाले ECM ख़राब इतने हुए नहीं हैं। और अभी स्विफ्ट में जो 16-17 के आसपास के जो मॉडल आ गए, उसमें देखा जाए तो ये ECU को थोड़ा ठीक तरीके से पैक किया हुआ है, प्लास्टिक का डिब्बा लगा के उसको पैक किया है, तो अभी वो थोड़े कम ख़राब होते हैं। वाटर डैमेज की वजह से ख़राब नहीं होते, पर उसमें कभी कभी रेल प्रेशर की या इंजेक्टर की ऐसी कुछ एरर बन जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको हमारे पास अगर सॉकेट नहीं है तो हम ये छोटा वाला एडेप्टर 2.5 एम्पियर का लेके यहाँ सप्लाई, पावर सप्लाई दे के भी उसको चेक कर सकते हैं, और वो भी एक आसानी तरीका है। ये हमारे पास अगर ये सॉकेट नहीं है, कैन बॉक्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमने पिन का हमें मालूम होना चाहिए कि ये पिन
ये जो पिन है वो इग्निशन की कौन सी है, मेन रिले की कौन सी है, वो लग जाए तो हमारे लिए ये काम आसान हो जाता है। और चेक लाइट और कैन लाइन की बात करें तो हमारे पास कैन लाइन के जो आउटपुट्स होते हैं वो हमें पता चल जाए तो भी हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अभी हम उसको देखेंगे, हमें पता नहीं है इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, हमने ये DZ जो सॉफ्टवेयर आता है आफ्टर मार्केट में वो हमने लगा दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं डायग्नोस करके ऑन टेबल कि हमें पता चले इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। एशिया ये मेन रिले तो आ रहा है और इमोबिलाइजर की लाइट भी आ रही है, तो ECM तो चालू है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। ऐसे देखा जाए तो ECM चालू ही है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ, पर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 2007 का है और ID 40 है इसमें, इमोबिलाइजर की ID 40 जो लगती है वो है। इसमें एक एरर बन रही है ग्लो प्लग की, IAT सेंसर की, फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई वोल्टेज सर्किट। देखा जाए तो ये फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई वोल्टेज सर्किट की जब भी एरर बनती है हमारे कार में या तो ऑन टेबल ECU में, तो ECU में प्रॉब्लम हो सकती है। इंजेक्टर की जो सप्लाई है वो कहीं गड़बड़ हो चुकी है इसमें, ऐसा ये फॉल्ट कोड आ रहा है। हमने काफ़ी सारे ECU पे काम कर चुके हैं और ऑन टेबल पे हम काम करते रहते हैं, तो हमें पता है कि ये फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई की जो एरर बन रही है वो ECU में प्रॉब्लम है, इस बात का इशारा दे रही है। और ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के वो तो ये जो सॉकेट ओपन होते हैं कार पे सेंसर के, उसी वजह से ये आ रही है। और ये P0603 इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल कनेक्शन एरर, ये भी थोड़ी परेशानी करने वाली एरर है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर की एरर है, वो तो फ्यूल रेशर सेंसर का सॉकेट निकाला हुआ है और रेडिएटर फैन ये भी सॉकेट निकाला हुआ है, इसकी वजह से ये एरर बन रही है। एक्सीलेटर पेडल की भी है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर की भी है। ये एरर तो ऑन टेबल रहती है, पर ये जो फ्यूल इंजेक्टर वाली एरर है ना वो ECM तरफ इशारा करती है कि ECM में प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है या नहीं, चेक करते हैं। तो पहले हम इसको बाहर निकल जाते हैं स्कैनर से और इसको बंद ही कर देते हैं। देखते हैं इसमें जो फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई की बात हम अगर करें तो ये सारा का सारा मामला इंजेक्टर वाला है। ये जो सारे कैपेसिटर लगा हुआ ये भी इंजेक्टर वाली IC है। और इतना जो एरिया देखें हम यहाँ से यहाँ तक का, तो ये सारा फ्यूल इंजेक्टर का है। 30% बात करें तो ये मैग्नेट मरेल के ECM में जो PCB में सप्लाई भरी हुई है वो फ्यूल इंजेक्टर की भरी हुई है। बाकी सारे जो EGR का है और ये जो समझो कि AC के करंट का है और रेडिएटर फैन वाला ये जो सारा फंक्शन है और ड्राइवर IC है ये, और ये पावर IC है। तो ज़्यादातर बात करें तो ये सारा का सारा फंक्शन है ना, जो ये भी ये इंजेक्टर का ही है। ये तीनों की तीनों IC इंजेक्टर पे ही काम करती है। देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है जो एरर बन रही है। ज़्यादातर एरर इतने एरिया में ही बनती है। हमने देखा तो ये ECM खुल के आया हमारे पास, वो लोगों ने धोया, पेट्रोल से साफ किया, वो तो हमें पता नहीं, पर ऐसा दिख नहीं रहा वाटर डैमेज वाला। थोड़ा सा यहाँ ये जो वाटर डैमेज दिख रहा है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ थोड़ा वाटर डैमेज है। पर कई ECM ऐसे होते हैं जो पानी में भीगते नहीं तो भी ऐसे बन जाते हैं कई सालों तक चलने के बाद। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना था कि इसके जो सारे रेजिस्टेंस है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
और हमने जो एरर देखी थी फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई की, तो उसी पे बात करें तो सप्लाई सर्किट 1 ओपन 2 ओपन ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया नहीं था। पूरे का पूरा इंजेक्टर सप्लाई जो होता है, जो इंजेक्टर के फंक्शन को स्टार्ट करता है, वही बंद दिखाया गया है। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा जो ट्रैक खराब हो और ये ECM काम नहीं कर रहा। देखते हैं इसमें जो एरर हमने देखी अभी, वो एरर ऐसा बता रही है कि ये जो सारा फंक्शन है, ये सारा का सारा फंक्शन बंद है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन बंद कहाँ से है, कैसे बंद हुआ है। तो चेक करते हैं इसे मल्टीमीटर से, डिजिटल मल्टीमीटर से, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई हुई है। हाँ, और दूसरी बात, हम चेक करने जाए, समझो कि चलो भाई हमारे पास मल्टीमीटर भी है और ECM भी सामने पड़ा है और हमें पता भी है इसको ऐसे चेक करता है, पर दरअसल ऐसा नहीं होता। इसमें चेक करने की जब हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू दिखा रही है, अभी समझो कि इस रेजिस्टेंस को हमने चेक किया, 200 ओम्स का है, ठीक है। इसको चेक किया, ये 22.2 ओम्स का है। इसको हम चेक करें, इस रेजिस्टेंस को, तो ये 44 का है। इसको करें तो 9.44 वाला है। तो ये जो ऑन बोर्ड रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं सारे के सारे, वो ऐसे हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से पता नहीं चलता कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। देखना पड़ता है, कई कई रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिसको निकाल के हम चेक करते हैं। निकालने के बाद हम चेक करें तो प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा, वरना कभी कभी क्या होता है, समझो ये प्रोब हमने इस तरह रखी, वैसे बोला ऐसे जाता है कि रेजिस्टेंस को दोनों तरफ से चेक किया जाता है। अभी आप देखो ये जो वैल्यू दिखा रहा है, एक रेजिस्टेंस पे हम चेक करें और दूसरी तरफ प्रोब घुमा के चेक करें तो थोड़ी वैल्यू अलग आ गई। तो हमें पता नहीं होता, फॉल्ट हम फाइंड नहीं कर सकते कि इस रेजिस्टेंस में खराबी है या नहीं। वैसे ही ट्रांजिस्टर में भी ऐसा होता है कि इसकी जो वैल्यू दिखाती है वो हम एक बोर्ड पे ही टेस्ट करें तो हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमारे पास इसके जो रेजिस्टेंस के वैल्यू होती है वो हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की ये जो सारी वैल्यू है वो लिखी नहीं है, या तो हमारे पास दूसरा नया बोर्ड होना चाहिए। दो तरीके से ये काम हो सकता है, या तो हमारे पास दूसरा बोर्ड हो, या हम इसको निकाल के चेक करें, या तो हम इसकी वैल्यू निकाल के हमारे पास रखें, तभी हम ये काम कर पाएंगे। या तो हम ऑन बोर्ड पे काम करें, मानो कि इस बोर्ड को हमने यहाँ लगा दिया और सप्लाई चालू कर दी, पावर सप्लाई, फिर इसको चेक करें कि यहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो हमारे पास वोल्टेज है तो ही हम काम कर सकते हैं, वरना ये काम नहीं हो सकता। और ये इंजेक्टर की एरर वाला जो मामला होता है वो थोड़ा काफ़ी परेशानी करने वाला होता है, क्योंकि ये एरर जो होती है वो इंजन हम क्रैकिंग करवाते हैं तभी ये एरर जनरेट होती है। वैसे नॉर्मल हम ऑन टेबल काम करें तो हमें पता नहीं चलता ये ECM चालू हो गया या बंद हो गया। जब हम इसको रिपेयर करके गाड़ी में लगाएंगे तब हम पता चलेगा, एरर जनरेट होगी, ECU क्रैंक करेगा, तब हम पता कर पाएंगे कि ये ECU चालू है या बंद है। तो इसको रिपेयर करने का प्रॉपर तरीका क्या है, हमने देखा है कि रेजिस्टेंस को ऐसे चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को ऐसे चेक किया जाता है, पर जहाँ तक हमने ये काम किया तब तक तो ये बात गलत साबित हुई कि भाई इसको चेक करने में थोड़ी परेशानी आती है। तो हम इसको चेक कैसे करें, तो या तो रेजिस्टेंस निकाल के, या तो हमारे पास इसके जो वैल्यू होती है किलो ओम्स की वो निकाल के, ये सारा का सारा मामला है इंजेक्टर वाला।
जहाँ तक मैंने भी देखा, ये इंजेक्टर की जो एरर बनती है, जो इतने सारे एरिया में ही बनती है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे ECU रिपेयर किए हुए, उसमें मैंने ये फॉल्ट फाइंड किया था, एरर इतने में ही बनी थी। और हाँ, ये जो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी ये एरर बन जाती है। पर अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ही काम करो आप लोग। पर इतना एरिया में आप काम करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको शट आउट हो जाएगी। देखते हैं हम आगे और क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। देखो, ये रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा, वैल्यू ही नहीं दिखा रहा। ये रजिस्टर ओपन हो चुका है, आगे भी देखते हैं। हमने एक साइड प्रोब लगा के चेक कर लिया और समझ लिया ये रजिस्टेंस चालू है। ऐसा नहीं होता, कई बार हम प्रोब को ट्रांसफ़र करके भी चेक कर ले तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए काम करना। अभी इसमें भी दिखा रहा है। ये जो बोर्ड है, पुराने मॉडल का बोर्ड है। अब हम इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें ये चेक करना है, कैसे करना है। अभी ये ट्रांजिस्टर हमने चेक किया तो ये दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है। अगर हमारे पास ऐप भी होती है कि इसके जो नंबर होते हैं वो हम ऐप पे, फ़ोन के ऐप पे डाल दे, कैलकुलेशन करके वो हमें इतना किलो ओम्स इतना होता है वो सब हमें फ़ोन पे दिखा देता। पर ऐसा नहीं होता, ये ऑन बोर्ड PCB लगी रहती है तो वैल्यू अप डाउन हो सकती है, हम पता नहीं कर पाते। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम रजिस्टेंस पे जिस रजिस्टेंस को हम चेक करें उसकी वैल्यू हमें पता है, या तो हम रजिस्टेंस को निकाल के चेक करें, तो ही हम ये काम कर पाएंगे। अभी ये नहीं दिखा रहा, और इस पे बात करें तो ये भी थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे, ये तो खराब ही हो चुका है। अब मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा है, उस पे हम चेक करें। काफ़ी सारे बोर्ड्स होते हैं हमारे पास। हाँ, ये बोर्ड पे काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये भी हमने काम किया हुआ है बोर्ड पे। ये थोड़ा अप लेवल का मॉडल था, देखा जाए तो। ये जो EGR का ट्रांजिस्टर है, देखते हैं इसमें। वैल्यू भागती है, देखो ऑफ होती जाती है हर बार। तो ये रेजिस्टेंस सही है और ये हमारा काम नहीं कर रहा। ये रेजिस्टेंस जो इंजेक्टर का प्रॉब्लम्स होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, इस पे भी वैल्यू ऑफ होती जाती है। इस पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो दो रेजिस्टेंस खराब है उसको हम चेंज कर देंगे और हम खुशी में आ जाएंगे कि भाई हमने फॉल्ट फाइंड कर लिया। दरअसल ऐसा नहीं होता, हम ये दूसरे रेजिस्टेंस लगाएंगे और दूसरे भी खराब हो जाएंगे। हमें और भी देखना पड़ेगा। होगा क्या, जब हमारे पास एक दो बोर्ड हो गए तो हम खुशी से झूम उठेंगे कि भाई हमें ये फॉल्ट मिल गया और हमने ये काम कर लिया, और इस बोर्ड से निकाल के इस बोर्ड में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, गाड़ी में लगा देंगे।
गाड़ी में लगा देने के बाद गाड़ी जब हम क्रैंक करेंगे फिर से एरर बन जाएगी। फिर से एरर बन जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो गए होंगे। तो फिर टेंशन में आ जाएंगे कि भाई अब तो नया डाल दिया, अब करना क्या है। तो फिर वही परेशानी, फिर वही काम। तो इसमें होता क्या है भाई कि ये जो रजिस्टेंस है, पहले तो हमने चेक किया कि ये आखिर खराब क्यों हुए, वो भी हमें पता होना चाहिए। और पता नहीं है तो हमें पता लगाना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस खराब कैसे होते हैं, उसकी वजह क्या है। वाटर डैमेज की वजह से हुआ या तो ये जो सप्लाई आती जाती रहती है वही हमें चेक करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी ट्रैकिंग करनी। अगर समझो मान लो कि ये रेजिस्टेंस खराब हुआ तो हम इसकी ट्रैकिंग पे चला जाए, आगे 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 देखता जाए तो पता चलेगा कि आगे भी कुछ गड़बड़ नहीं है ना। अगर आगे गड़बड़ होगी तो ये दोनों फिर से खराब हो जाएंगे। और होगा ये कि हमारे पास 1 2 3 4 जो भी ECU है वो इसमें डालते चले जाएंगे और बाद में क्या होगा, ऐसे बोर्ड खाली हो जाएंगे हमारे पास। अगर बोर्ड खाली हो गए तो फिर भी काम हम नहीं कर पाएंगे। वो जो चालू ECU था उसको भी बिगाड़ दिया और ये पुराना है वो तो काम ही नहीं कर रहा। फिर हम परेशान हो जाएंगे और खर्चा भी लगेगा। अगर हम मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है वो ढूंढने जाएंगे तो भी हमारा टाइम खराब हो जाएगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अगर समझो मान लो कि मार्केट में मिल गया, वो सही वैल्यू दे रहा है वो भी कुछ पता नहीं। तो जो भी हम काम करें वो सोच समझ के करें और जितना आसान हो हमारे लिए उसी टाइप से उसी हिसाब से काम करें। तो हमारे जो ECU है उसमें तो ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, पर मेरा मानना है कि मैं आगे भी और देखूंगा। इसमें जो ये छोटे छोटे डायोड लगे हुए होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे डायोड्स हैं, उसको भी हम चेक करेंगे। और इस जो कैपेसिटर है उसको भी निकालेंगे, उसको निकाल के आगे हम चेक करेंगे। इसके अंदर भी ट्रैक जाती रहती है। और ये जो इंजेक्टर वाली IC है उसकी भी सारी ट्रैक चेक करेंगे, क्योंकि समझो कि हमने चेक नहीं किया और लगा दिया और ये दोनों ट्रांजिस्टर फिर से खराब हो गए तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम ये सारी ट्रैक चेक करेंगे। अगर चेक करने में जाए तो ये वीडियो 1 2 घंटे का बन सकता है, पर मैंने जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, मेन मुद्दा था जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास ऐसा कभी प्रॉब्लम्स आए तो ऐसी सारी ये जो होती है इंजेक्टर वाली लाइन, समझो कि 1 2 3 4 वाला इंजेक्टर है और ये जो पल्स निकलते हैं ये सारा का सारा झमेला इसी पे ही लगता है। हाई साइड होता है और लो साइड होता है। तो ये जो तारें जाती है, जो हमारे इंजेक्टर के कपलर लगते हैं, इंजेक्टर के सॉकेट, वो दोनों 2 ये होते हैं 2 ये होते हैं, इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये सारी बात अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो इसमें 1 2 दिन लग जाते हैं। ये सारा सिस्टम क्या होता है, ये पावर IC कैसे वर्क करती है, कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा ECM में यहाँ पे जो फ्लैश IC लगी हुई होती है, इसका काम क्या होता है। और ये जो इंजेक्टर ड्राइवर IC होती है, यहाँ पे एक IC लगी हुई होती है, उसका काम क्या होता है। और ये जो सारे ये तो वाटर डैमेज PCB है, उसको भी हम ठीक कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काम करने में थोड़ा आसान काम है। अगर हमें इसका जो रिपेयर करने का फंडा मालूम पड़ गया तो ये PCB समझो कि जली हुई क्यों ना हो तो भी ये ठीक हो जाती है। पर उसका जो प्रॉपर तरीका होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। समझो कि ये जो टाटा विस्टा है, मांझा है, उसमें भी ये ECU लगते हैं। और स्विफ्ट की ये जो डीजल की सारी गाड़ियाँ 16 के आसपास तक की, वो सब में भी ये ECU लगते हैं। लीनिया है, पुंटो है और काफ़ी सारे मॉडल्स है, इसमें ये ECU लगते हैं। और जहाँ तक मैंने सोचा ECM रिपेयर करने वाला लोगों के पास ये हार्डवेयर का काम ज़्यादा आ रहा है रिपेयर में, क्योंकि ये वाटर डैमेज की वजह से और रेल प्रेशर की कभी कभी एरर आ जाती है, कभी कभी मेन रिले वाली एरर भी बन जाती है। काफ़ी सारे इश्यू इसमें आते हैं और आसानी से ये रिपेयर भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिपेयर करने का जो फंडा है, रिपेयर करने का तरीका है, वो अगर हम समझ लें
तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे समझो कि इस पे हमने हाथ आजमा लिया और डरे बिना ये काम हमने स्टार्ट कर दिया, तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने एक बार ये प्रॉब्लम शट आउट कर दी तो हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाएगी कि भाई दूसरी बार हमारे पास कभी भी ये ECU रिपेयर होने आए तो हम आसानी से ये काम जल्दी से जल्दी ये काम कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी प्रोग्रामिंग की, तो समझो कि ये हार्डवेयर की बात करें तो ये पुराना वाला हार्डवेयर है 2006 के आसपास का। अभी 2015-16 में थोड़ा हार्डवेयर में थोड़ा चेंजेस होता है, पर वैसे ये हार्डवेयर सेम दिखता है, पर उसकी जो प्रोग्रामिंग का फंडा होता है वो जो कैटेक्स से हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो नए में से पुराने मॉडल के सिम बन जाते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, कभी वीडियो बनाएंगे कि कैटेक से इसको रीड-राइट कैसे किया जाता है, कैटेक का मतलब क्या है, कैटेक का हमारे लिए काम कितना ज़रूरी है। पर ये जो रिपेयर वाली बात थी, आज हमने बात की ECU इंजेक्टर रिपेयरिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें इंजेक्टर की जो एरर बनती है वो एरर वो ECM है ना, कहाँ गया हमने जो रिपेयर किया, हाँ ये इसमें बात करें तो ये इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे थी और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिखा रहा। आगे भी हम इसको चेक करेंगे कि इसको ख़राब क्यों हुआ और आगे जाके हम और परेशानी ना झेले और हम दूसरा ये रजिस्टर डाल देंगे। आगे भी कोई परेशानी आगे हमें ऐसा कुछ डाउट दिखे वैल्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसमें हमें ऐसा लगे कि भाई इसमें ये IC का थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, वोल्टेज में अप डाउन हो रहा है, वो चेकिंग कर लेंगे। बाद में हम इस रजिस्टर को चेंज कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम शट आउट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे हम और 1-2 वीडियो नए बनाएंगे, उसमें हम थोड़ी आपको इस स्विफ्ट के बारे में ही जानकारी देंगे, क्योंकि जानकारी इसलिए देनी पड़ी कि काफ़ी सारे जो ECU पे वर्क करते हैं जो नए नए लोग हैं जिसको पता नहीं है कि भाई ECU कैसे रिपेयर किया जाता है, तो जो आसान प्रॉब्लम्स है वो अपने हाथों से थोड़ा अपडेट हो जाए और काम करे तो उसके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि अभी ये जो हाल बना हुआ है वो सारे टेक्नोलॉजी पे चला गया। पहले वो पुराने इंजन थे उसमें कुछ सेंसर कुछ आता नहीं था। अभी ये जो गाड़ियाँ सारी आ गई है उसमें ये ECU इतने सारे मॉड्यूल भर दिए गए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता और गाड़ी के फेरे लगाते रहते हैं पूरे दिन और परेशान रहते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। ये ECU रिपेयर करने के बाद हमें जो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम ECU रिपेयर कर चुके हैं एक बार, या तो हमें ECU के बारे में 80% नॉलेज है, तो एक हमारा जो डर होता है कार पे हाथ लगाने का वो डर भी हमारा दूर हो जाएगा और हम आसानी से ये जो टेक्नोलॉजी वाली सारी कारें हैं उस पर हम आसानी से काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। वरना क्या होगा, ये जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है अभी, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें घर पे बैठना पड़ेगा और सारी कारें जो टेक्नोलॉजी का काम कर चुके लोग हैं उसके पास काफ़ी गाड़ियाँ चली जाएगी और जो बची कुची गाड़ियाँ रहेगी वो तो शोरूम पे ही चले जाएगी। तो हम भी थोड़ा अपडेट हो जाए इस बारे में कि हम भी थोड़ा ये ECU को कंप्लीट करना सीखें, क्योंकि ये अभी हम बात करें ये 2006 का ECM है। आज हम बात करें 2022 की साल आ गई, तो इतने साल पुराना ये ECU गाड़ी में आ रहा है और हमें पता होना चाहिए कि भाई, मेरा तो ये मानना है कि हम ये समझ लेना ही चाहिए कि ECU में ऐसा होता है। अभी हम टीवी की बात करें, DVD है या कोई भी ऐसी PCB वाली सर्किट है उसकी बात करें, तो इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं इससे तो भाई इसमें कंपोनेंट बहुत कम है। मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ये PCB टीवी रिपेयर करने वालों को बता दी या तो मोबाइल रिपेयर करने वालों को बता दी कि भाई इसको सही करना, तो वो लोग तो देख के ऐसा बोल देंगे कि भाई इसमें क्या है, इसमें है क्या, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा बोलते हैं। मेरे पास जो मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग आते हैं, टीवी रिपेयर करते हैं, ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे हर बार बोलते रहते हैं भाई आपकी ये PCB में है क्या,
तो हम किस बात से डरे कि भाई ये ECU समझो कि हमारे से नहीं होगा, इसमें क्या होगा, पर सही तरीके से सही जानकारी से हम ये काम करें तो इसमें कुछ है नहीं, खाली PCB है और आसानी से काम हम कर पाएंगे। थैंक यू आज के लिए। आगे हम और दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें जो अलग अलग तरीके का फॉल्ट होता है, अलग अलग एरर बनती है, जैसे कि CKP की होती है, रेल प्रेशर की होती है, मेन रिले की होती है, ऐसी काफ़ी सारी एरर इस ECM में बनती रहती है और हम लोग काम करते रहते हैं। हम तो काम करें, साथ में आप भी ये जो गाड़ियाँ उस पर आगे बढ़ो, काम करो, और तो हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम और नए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।